हेलो दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इस श्रृंखला में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना होता है। हम जैसा कि आपको नए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम सब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। आज का जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 3 फरवरी 2023 में पूछा गया था, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों वह 2022 में 28 दिसंबर से शुरू हुआ था 2022 में, और आपका 6 फरवरी तक चला था। आज का जो पेपर है 3 फरवरी 2023 का है, जिसमें हम सब CDP को कवर कर चुके हैं। आज हम सब EVS को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों हम सब आगे बढ़ते हैं। आपका जो पेपर हुआ था दोस्तों 2022 में सीटेट, वो टोटल अगर सभी पेपर की हम सब बात करें तो यह पेपर आपका 28 दिसंबर से लेकर 6 फरवरी तक हुआ था। ये टोटल 22 सेटों में हुआ था। यह एग्ज़ाम आपका 22 सेटों में हुआ था। इसमें इस चैनल पे आपको सभी के सभी 22 सेट को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम सब दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब EVS पर्यावरण को कवर करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था वह क्वेश्चन आपका है, करेंगे नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है, और 26 नवंबर दोस्तों 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुँचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी आपको बताना है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ट्रेन कब चली थी दोस्तों? 25 नवंबर को चली थी, पहुँची 26 नवंबर को। अब चली कितनी थी दोस्तों? 4:50 पे। इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में हर सेट में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हमको कुल दूरी निकालना है, इसमें दूरी पूछ रहा है, तो दूरी में हम सबसे पहले अगर दूरी निकालना होता है तो कुल समय गुणे औसत चाल। औसत चाल दिया गया है, अब कुल समय हमको निकालना है। तो आप जो यहाँ पे है 16:50, इसको और 12:05, अगर हम इसको 12 से 12 करें तो 12 घंटे यहाँ पे हो जा रहे हैं, जो कि 5 मिनट आपके 5 मिनट यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहे हैं। 12 घंटे 5 मिनट ए हो गए, और इसमें जो 16 से लेके 50 मिनट, जो 16:50 है, इसे हम 12 तक पहुँचाएंगे तो ये आपका 7 घंटे 10 मिनट हो जाएगा। इसको दोनों को प्लस कर लीजिए और 80 से गुणा करके आप औसत चाल निकाल सकते हैं। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, 15 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? आपको इमेजिन करना है कि आप किसी पार्क में हैं, वहाँ पे भूकंप आ गया है, तो आप किस तरीके से बचने का प्रयास करेंगे? कह रहे हैं कि इमारतों से दूर खुले में रहिए, निकट इमारत से भाग जाइए, या फिर निकट ब्रिज के नीचे खड़े हो जाइए, या फिर निकल कर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। अब यहाँ पे आपकी थिंकिंग की बात करें, आप सोचना है कि अगर किसी पार्क में आप खड़े हैं, अगर वहाँ पे भूकंप आ जा रहा है, तो आप किस तरीके से बचने का प्रयास करेंगे दोस्तों? इसमें जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, कह रहे इमारतों से दूर खुले में रहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब आप खुले में रहेंगे तभी, ऐसा नहीं आप इमारत के पास चले जाएं, भूकंप आ गया तो गिर जाए आपके ऊपर ही, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हर समय भूकंप आने के बाद आपको खाली प्लेस पे जाना चाहिए, जहाँ पे कोई चीज़ गिरने की संभावना न रहे, ताकि अगर कोई चीज़ गिरे भी तब भी आपकी जान बच सके। इसीलिए ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित, पुष्पों के वड़ों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है दोस्तों? तो आपको बताना है कौन से, मधुबनी में, वर्ली में, कलमकारी में, या फिर फुलकारी में। आपको उस कला को बताना है जिसमें हम सब नेचुरल रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसको बनाने में हम सब प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। तो एक ऑप्शन हो गया मधुबनी, वर्ली हो गया, कलमकारी हो गया, या फुलकारी हो गया। हम सब जो मधुबनी है दोस्तों, उसको बनाने के लिए हम सब नेचुरल रंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर A इज राइट है। इसका जो थीम होता है दोस्तों, जैसे राजा महाराजाओं के, फिर या पक्षियों की, इस तरीके से हम चित्र बनाते हैं। इसको बनाने के लिए
हम प्राकृतिक रंग की अगर हम सब बात करें तो जैसे पेड़ पौधे के छाल से, जैसे पालक के पत्ते हो गए, इसे हरा रंग हम तैयार कर लें, तो इस प्रकार से हम रंग तैयार करते हैं। जो प्राकृतिक रंग होते हैं उसी से हम मधुबनी का जो चित्रकला होता है वह बनाते हैं। अगर हम सब मधुबनी चित्रकला की बात करें तो मधुबनी चित्रकला दोस्तों किस राज्य की फेमस चित्रकला है, वो आपके बिहार से है। मधुबनी जो है बिहार से। और अगर वर्ली की बात करें तो वर्ली आपके महाराष्ट्र से है। कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश से है। और आप जो फुलकारी चित्रकला है वह आपके हरियाणा राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सब कह रहे हैं कि ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी, या फिर सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। इसमें जो पूछा जा रहा है दोस्तों, तो पूछा यह जा रहा है कि आपको उस समूह को बताना है जो एक ही प्रकार से हो। जैसे अगर कोई किसी चीज़ से तना से खाया जा रहा हो तो तना ही सारी चीज़ हो, या फिर किसी का जड़ खाया जा रहा हो तो जड़ ही हो, या किसी का बीज खाया जा रहा हो तो बीज हो। जैसे सेब हो गया, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बी जो है सभी समान है। जैसे यह बीज है आपका, हरी मटर बीज खाया जाता है, जीरा जो है वो भी आपका बीज है, चना, गेहूँ यह आपका बीज है। लेकिन और अगर हम सब बात करें तो जैसे इसमें सेब है, अगर हम सब सेब की बात करें तो सेब का हम सब क्या खाते हैं दोस्तों, सेब हम फल है। और गन्ना की अगर बात करें तो गन्ना जो है, गन्ना आपका, गन्ना को हम सब तना के रूप में करते हैं। तो फिर यह सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन पालक, जीरा देख लें, जीरा हमने जैसे बता ही दिया कि जीरा आपका बीज में आता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। और सेब और टमाटर हो गया, सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। अदरक जो है दोस्तों तना होता है, आप इसका ध्यान दीजिएगा, इसको हम तने के रूप में सेवन करते हैं अदरक। और अगर वहीं हम सब और चीज़ों की बात कर लें, जैसे सेब आपका फल हो गया और फल अदरक कोई मिक्सर मिल नहीं रहा है, तो फिर यह आपका गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर होगा हरी मटर, चना, जीरा, गेहूँ, यह एक प्रकार से बीज है, सब समान है, इसका हम बीज के रूप में सेवन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नीचे घटनाओं को क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि नीचे कुछ घटना क्रम दिया गया है जिससे नदी में जल प्रदूषण अत्यधिक हो गया है, वह आपको क्रम बताना है। पहला है नदी के जल की गंध, अम्ल और रंग प्रभावित होता है। या फिर अगला ऑप्शन है जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। अगर इसमें जो पूछने का प्रयास कर रहा है, इसमें यह पूछ रहे हैं कि अगर किसी नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है तो वह उसमें क्या समस्याएं हो सकती है। कह रहे हैं नदी के जल की गंध अम्लीय और रंग प्रभावित होता है, या फिर जल में जीवन जीवित नहीं रह सकता। जो अगर कह रहे हैं कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, या फिर जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन कौन से आपका सही क्रम है उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका जो होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें हम बात करें तो जो आपका डी ऑप्शन है, कह रहे हैं जल में हानिकारक रसायन अधिकता से छोड़े गए हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर नदी का जल प्रदूषित हुआ है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक जो रसायन है उसको छोड़े जाते हैं, तभी तो प्रदूषित होता है। और उसके बाद जो पहला ऑप्शन आपका था, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा हानिकारक जाएंगे तो फिर उसके रंग में प्रभाव पड़ेगा, अम्लता ज़्यादा आएगी, ये समस्या होंगी। ये हो गया। फिर इसके बाद अगर बी हम सब बात करें तो बी में कह रहे हैं कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकते। जाहिर सी बात है, जब ये सारी समस्याएं हो जाती हैं तो फिर जल में जीवन नहीं रहते, जो मछलियाँ रहती हैं सब मरने लगती हैं। और जो लास्ट है सी ऑप्शन दोस्तों, कह रहे हैं सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। जाहिर सी बात है, जब ये सारी समस्याएं एक नदी में हो जाएंगी उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, वह एक प्रकार से मृत मानी जाएगी कि उससे कोई चीज़ करेंगे तो हम सब भी बीमार पड़ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब कवर करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन है गन्ना,
आलू पत्ता गोभी, चावल गेहूँ, ओट्स आलू गुलाब, गन्ना या फिर गेहूँ गन्ना चावल। तो दोस्तों इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर, चावल गेहूँ ओट्स। कह रहे हैं कि प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है दोस्तों। तो बीजों द्वारा कौन सा चीज़ होगा आपका? चावल होता है, गेहूँ होता है, ओट्स होता है। अब गन्ने की बात करें तो गन्ने में हम बीज का प्रयोग तो करते नहीं, बीज के तौर पर उससे हम तना को ही लगाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी और भी जो ऑप्शन जैसे गुलाब हो गया, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो फिर ये सारे ऑप्शन गलत हैं। बाकी आपका बी इज राइट आंसर है। अगर हम सब बीजों द्वारा प्रवर्धन की बात करें तो जब बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। जो चीज़ हम बीजों से प्राप्त करें तो उसे हम बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। एक प्रकार से और होता है कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों। एक आपका बीज प्रवर्धन होता है, एक आपका कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के अगर हम सब बात करें जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, शाखा हो गया, कली पौधे के अंग हो गए, अंग होते हैं, तो यह सब आपके इससे जो पौधे तैयार किए जाते हैं वह आपके कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं, जो इस प्रकार से पौधे तैयार किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? तो ऑप्शन है इडली चटनी चावल सांभर, रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, रोटी सांभर बांस की करी, मछली की करी फिश करी, मछली करी टेपियोका और चावल। इससे अगर देखा जाए तो दोस्तों दो क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा पीवी सिंधु कहाँ से संबंधित है और वहाँ पे उस राज्य में किस प्रकार से भोजन बनते हैं। इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, इडली चटनी चावल सांभर। अगर पीवी सिंधु की बात करें तो यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। कौन दोस्तों? पीवी सिंधु। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। किस प्रदेश से हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। एक क्वेश्चन हो गया पीवी सिंधु किस राज्य से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। दूसरा, अब आंध्र प्रदेश में किस प्रकार से भोजन बनते हैं? तो आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख भोजन है वह इडली है, चटनी है, चावल है, सांभर है। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर हम सब और बात करें तो और जगह कुछ भोजन की हम सब बात कर लेते हैं, क्योंकि भोजन से क्वेश्चन जाहिर सी बात है हर शिफ्ट में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम सब गोवा की बात करें तो गोवा में नारियल के तेल से पकाई गई समुद्र मछली गोवा में लोकप्रिय है दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कि ना जो नारियल के तेल में मछली पकाई जाती है, बहुत बार पूछता है कि नारियल में तेल में पकाई हुई मछली किस राज्य से संबंधित है, तो उसको आप ध्यान दीजिए गोवा से। और केरल में बात करें तो केरल से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है टोपियोका। उबले हो टोपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय रूप से भोजन को तैयार करके खाया जाता है। टोपियोका का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? केरल में। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय भोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि ए की दो बहनें बी और सी हैं। ए की दो बहनें बी और सी हैं। ए का डी पिता है दोस्तों। ए का डी पिता है। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है दोस्तों? यह है आपका रीजनिंग ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसको हम आपको समझाते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। पहले कह रहे हैं कि ए की दो बहनें हैं बी और सी। अब हम मान लेते हैं ए हो गया, इसकी दो बहनें हैं, ए हो गया, ए की दो बहनें हैं बी और आपका सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहनों की बात कर रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं कि बहन है, लेकिन डी ए की जो बहन, लेकिन डी का लिंग नहीं कन्फर्म है कि डी क्या है, लेकिन जो बता रहा है बी और सी बहन है, तो बहन जाहिर सी बात है आपका स्त्रीलिंग होगा। और उसके बाद जो कह रहे हैं कि ए का डी पति है। ए का कौन पति है दोस्तों? डी। तो जाहिर सी बात है तो ए डी पति है। अब पति है तो दोस्तों जाहिर सी बात है पुल्लिंग है, तो ए आपका स्त्रीलिंग हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सी की पुत्रियां बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? इसकी पुत्री और इसकी पुत्री दोस्तों, इससे क्या संबंध है? बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? अब दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन है
उनके अंकल हैं, उनकी आंटी हैं, उनके कजिन हैं या फिर उनकी बेटी हैं। तो राइट आंसर दोस्तों अंकल हैं। राइट आंसर क्या होगा इसको? ऑप्शन नंबर ए अंकल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कहने के निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना होती है? सूरजमुखी, आंख मदार, आम, जिंथेमियम। तो दोस्तों जिसकी वायु द्वारा जो सबसे ज़्यादा वायु द्वारा फैलता है दोस्तों वो मदार है। सूरजमुखी ऐसा नहीं, सूरज की रोशनी से जिस तरीके से सूरज की रोशनी जाती है उसी तरीके से वह भी घूमता रहता है। आम भी नहीं है कि वो हवा द्वारा फैले। लेकिन जो आपका मदार है, मदार जो उसका फूल लगता है, फूल में जो उसमें फल लग जाते हैं तो वह इतना वाइट कलर रहता है, इतना बारीक रहता है कि हल्का से भी हवा लगेगा तब भी वह चारों तरफ ऐसा उड़ता रहता है। इसलिए यह राइट आंसर होगा, जो मदार है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि आप दुकान से गेहूँ लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। कह रहे हैं जो हम सब गेहूं से रोटी बनाते हैं उस प्रक्रिया का आप सही क्रम चुनाव कीजिए। कह रहे हैं एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। पहला ऑप्शन है। जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, कह रहे हैं कि गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, आटा गूँथे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। दूसरा जो ऑप्शन है, कह रहे हैं आटा गूँथें, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें और रोटी सेकें। गेहूं से आटा पीसें, गूँथें, आटे को पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। तो दोस्तों इसमें आपको सही क्रम बताना है। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन आप खुद से सोचिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए गेहूँ लाए तो उसे पहले पिसाएंगे, पहले रोटी बना लेंगे, पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि गेहूं का आटा बनाएं। पहले गेहूं है उसको हम आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, एक थाली में या कहीं पे आटा लें, आटा गूँथे आटे को पेड़े बनाएं, फिर रोटियां सेकेंगे आप। ऐसा नहीं पहले आप रोटी बना लेंगे फिर उसको हम गूँथेंगे, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। तो अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्यों की दी जाती है उसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि खाद जैव निम्नकरणीय है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। या फिर अगला है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, या फिर खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में जो आपको सही है बताना है। पहला ए बी सही है, या फिर ए बी सही है, या फिर बी सी सही है, या फिर सी डी सही है। इसका जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और सी सही, लेकिन डी आपका नहीं सही है। कह रहे हैं खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, गलत है दोस्तों। खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा खाद उपयोग करने से खेत जो है बंजर होने लगता है। अब पहले ऑप्शन पे हम समझते हैं। जो पहला कह रहे हैं खाद जैव निम्नकरणीय है दोस्तों, ये सही है। खाद एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं कि यह खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, सही है दोस्तों। और जो सी ऑप्शन है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, यह भी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहे हैं कि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? कलकत्ता, कानपुर, वाराणसी। देखो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, गंगा नदी के किनारे जा रहे हैं, आप वहाँ पे घूमना है, आप किस स्थान का चयन करेंगे? कोलकाता, कानपुर, वाराणसी, पटना, हैदराबाद, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, या फिर कोलकाता, दिल्ली, प्रयागराज। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। आप उस राज्य को क्यों चुनेंगे जिस राज्य में गंगा बहती ही नहीं है? फिर सबसे ज़रूरी जो है आप यह समझ लीजिए पहले कि गंगा नदी जो है कहाँ कहाँ से निकलती है। अगर हम सब बात करें गंगा नदी के दोस्तों, तो अब देखिए आपके वाराणसी में तो बहती है। अब देखिए बिहार की बात कर रहे हैं। अब हैदराबाद अगर देखें तो हैदराबाद में नहीं बहती गंगा, लेकिन भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर भी नहीं बहती। अब यहाँ पे दिल्ली की बात करें, अगर आप ध्यान दीजिए दिल्ली में गंगा नदी नहीं है, दिल्ली में यमुना नदी है। लेकिन जो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों, गंगा कोलकाता में भी बहती है, कानपुर से होते हुए, प्रयागराज होते हुए
बनारस तक जाती है। तो आप इस ऑप्शन नंबर ए का चयन करेंगे, यह क्योंकि ये सभी जो है राज्य ये जो सभी शहर हैं वह गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन है पहला गेहूँ जो है मूसलाजड़, धनिया मूसलाजड़, गाजर झगड़ाजड़, बाज मूसलाजड़। इसमें आपको जो ऑप्शन सही है उसको बताना है किसकी जड़ किस प्रकार से होती है। तो इसका राइट आंसर जो कि होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो धनिया होती है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। बाकी सभी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो धनिया होती है उसका मूसला जड़ होती है। बाकी सभी, जैसे अगर हम सब मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ में आपका गाजर आता है, धनिया आता है, मूली आता है, यह सब आपके मूसला जड़ में आते हैं। और अगर झगड़ा जड़ की बात करें तो झगड़ा जड़ जैसे जो चारों तरफ से फैली रहे और पेड़ को सहारा दिए रहे, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, यह सब आपके झगड़ा जड़ में आते हैं। इस प्रकार से आप समझिए। और जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर भी धनिया जो है आपका मूसला जड़ में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट के निकटतम संबंधी है। ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जो सांप के, कछुए के, गिरगिट के निकटतम संबंधी है। ऑप्शन है मेढक है, छिपकली है, चमगादड़ है, एक मछली है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जो आपका छिपकली है, लिजार्ड, यह आपका इन सबके निकटतम संबंधी है। अगर इसको हम समझे तो यह क्यों इसके निकट संबंधी हैं, तो यह दोस्तों क्योंकि यह सभी सरीसृप प्रजाति के जानवर हैं। जैसे आपकी सरीसृप प्रजाति के जानवर होते हैं, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, सर्प हो गया, ये सब आपके सरीसृप प्रजाति के जानवर हैं। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं। सरीसृप का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वह आपका हर्पेटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत इन लोगों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पे हम सब कुछ सरीसृप के जो प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों उसको हम समझते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने हैं कि इनमें वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं, ये आम, यह जो है दोस्तों असमतापी जंतु होते हैं। असमतापी की अगर हम बात करें तो जैसे एक लोग जो आपके स्तनधारी जो होते हैं वह उनका ताप एक निश्चित होता है। एक ताप में जैसे आदमी जो है वो उसका ताप एक सामान्य ताप रहता है, लेकिन यह असमतापी होते हैं, इनका तापमान निश्चित नहीं रहता। ये इसी प्रकार से इनका ताप दोस्तों जो है एक निश्चित नहीं होता है। यह कभी तापमान इनका ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अगला जो पॉइंट करें, इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। श्वसन फेफड़े द्वारा होता है दोस्तों। किससे होता है? फेफड़े द्वारा होता है। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षी होता है दोस्तों। यह पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। जो आपके सरीसृप प्रजाति के जीव होते हैं उनका हृदय जो है त्रिकक्षी होता है, लेकिन मगरमच्छ का दोस्तों, मगरमच्छ का 4 कक्षी होता है। यह पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। सरीसृप प्रजाति के जो जीव होते हैं उनका हृदय त्रिकक्षी होता है, लेकिन मगरमच्छ अपवाद है, उसका 4 कक्षी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलक्षणिक गुण नहीं है। पेंगुइन का आपको गुण बताना है जो उसका गुण नहीं है। कह रहे हैं कि उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है। उनके शरीर धारा रेखी हैं, या फिर वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, या फिर वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। इसमें जो आपको बताना था दोस्तों कि वह कौन से उनके गुण नहीं है। जहाँ पे अभिलक्षण गुण नहीं, इसमें नहीं पूछा है, तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, यह गलत है। बाकी सारे ऑप्शन ही सही है दोस्तों। उनकी त्वचा मोटी होती है, उनके शरीर पर बहुत वसा होती है, भी सही है। उनके शरीर धारा रेखी हैं, ये भी सही है। वे एक साथ इकट्ठा में होकर, जो पेंगुइन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा झुंड में ही चलते हैं, लेकिन यह ऑप्शन नंबर सी नहीं सही है और गलत का आंसर गलत के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारक के विस्तृत वर्णन के अलावा खाली जगह से परिचय कराता है। ऑप्शन है पहला तकनीकी अभिकल्पना, जाल के उपयोग पूर्व समय की व्यवस्थाएं, या फिर अगला ऑप्शन है करें
गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन, या फिर युद्ध या शांति के दौरान, करें कि युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। अगला ऑप्शन है स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ACD सही है, ABD सही है, BCD सही है या फिर ABC सही है। इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए सही होगा, क्योंकि इसमें जो बात करें दोस्तों, कह रहे हैं कि बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों के स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा और किस प्रकार से परिचय कराती हैं। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ए तकनीकी अभिकल्पन, जल के प्रयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाएं, ये भी आपका सही है। इसके बाद इससे जो बी ऑप्शन है गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाना भोजन की वहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। जब बात ही नहीं है तो भोजन तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वहाँ पे जो गोलकुंडा किला था दोस्तों, उसमें स्मारकों की बात की जा रही है, तो फिर भोजन ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन युद्ध या शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, यह दोस्तों ये भी आपका सही है, क्योंकि वह किला की बात है जो अब युद्ध के दौरान किस प्रकार से वो अपनी रक्षा करेंगे और किस प्रकार से अपने दुश्मन के ऊपर आक्रमण करेंगे, इसका जो है पता चलता है। कह रहे हैं कि इसके बाद जो अगला ऑप्शन है स्थानों की पहचान हो किसी मानचित्र को पढ़ने, यह भी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप समझ लीजिए दोस्तों, गोलकुंडा किले का जो निर्माण था दोस्तों, वह काकतीय वंश के शासक ने कराया था। किस 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासकों ने कराया था गोलकुंडा का निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो खाली जगह प्रश्नवाचक चिन्ह विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, उसको आपको बताना है दोस्तों। तो पहला जो ऑप्शन है, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। या फिर अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के हमारे देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। या फिर कुछ वाहन जैसे ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर, कुछ हवा में उड़ते हैं। तो इसमें जो कि आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों सी होगा। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं ब्लूम की रूपांतरित वर्गीक के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। तो राइट आंसर है, सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन है समझ है, अनुप्रयोग है, सृजन है कि या फिर विश्लेषण है। तो इसमें दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका सी होगा, सृजन है। जो ब्लूम की रूपांतरित वर्गीक के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग दोस्तों सृजन है। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी जो दोस्तों वह 1956 में प्रकाशित हुई थी। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो प्रकाशन था दोस्तों 1956 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। ऑप्शन है पोर्टफोलियो द्वारा, उप व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, रूब्रिक द्वारा या फिर संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो दोस्तों इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा रूब्रिक। ईवीएस का शिक्षक है दोस्तों एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का व्यापक समूह का उपयोग करता है। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा? रूब्रिक। दोस्तों हम सब रूब्रिक की बात करें तो रूब्रिक जो होता है, रूब्रिक आकलन का एक रूप है जो छात्र के कार्य के सभी पहलू जैसे लिखित, मौखिक, दृश्य प्रदर्शन मानदंडों को स्पष्ट रूप से पहचानता है। यह आपका रूब्रिक का काम है। अगले क्वेश्चन के
कह रहे हैं कि आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका है। अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहते हैं। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके पास जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना। कह रहे हैं कि चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। अवलोकन अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण। अगला ऑप्शन है अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। दोस्तों इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आपने बच्चों को काम दे दिया कि घर जो जिस चीज़ से बना है उसका एक दूसरे से तुलना करके आइए, तो सबसे पहले वो अवलोकन करेगा कि कैसे बना है, किस चीज़ से बना है, तो फिर वो अवलोकन करेगा, फिर वर्गीकरण करेगा, अलगाव करेगा, उसका किससे है, हमारा कैसे है, फिर वह निष्कर्ष निकालेगा। जब वह निष्कर्ष निकालेगा तब संप्रेषण करेगा, संप्रेषण करना आके बताएगा हाँ इस प्रकार से यह था, यह इस प्रकार से यह था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यायी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है, कौन है? ऑप्शन पहला है सहयोगात्मक उपागम, समकालिक उपागम, या फिर क्रियाकलाप उपागम, या फिर व्याख्यान संघ प्रदर्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समकालित उपागम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब चलते हैं। कह रहे हैं कि रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छू कर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने या उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? दोस्तों एक शिक्षिका है, वह बच्चों को बीजों को छू कर, समझ कर, महसूस कर फिर उनका नाम बताने को कहती हैं, तो फिर वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, प्रदर्शन, या फिर व्याख्यान विधि। तो दोस्तों यह इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन है प्रदर्शन, क्योंकि हम बीज को दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं कि बीज है, उसको टच करो, चेक करो कैसा है, किस तरीके, किस रंग में है, किस कलर में है, तो यह एक प्रकार से दोस्तों प्रदर्शन है, प्रदर्शन ही हम कर रहे हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को हम सब कवर करते हैं। कह रहे हैं कि टीना एक ईवीएस शिक्षिका है, विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है दोस्तों? जो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि जांच सूचियों का प्रयोग आसान है, या फिर जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, या फिर जांच सूचियों छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं, या फिर उच्च कक्षाओं में भोजन के लिए जांच सूचियों का व्याख्यान करना आसान है। तो दोस्तों इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपके उच्च कक्षाएं हैं, उच्च कक्षाओं में भोजन के लिए जांच सूची की व्याख्यान करना आसान होता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं एक ही बार कुछ कहूँ तुरंत समझ जाते हैं कि हाँ कहना क्या चाह रहे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बड़े बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? ऑप्शन है पहला विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना। तो दोस्तों इसमें जो बात कर रहे हैं यात्रा के विषय पढ़ाते समय, आप यात्रा के विषय पढ़ा रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? तो 2 हो गया। जो तीसरा इसमें कह रहे हैं कि यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना, या फिर शिक्षिका तथा विद्यार्थियों मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभव के संदर्भ में प्रतिक्रिया देती है। तो दोस्तों इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कह रहे हैं शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं। अब जाहिर सी ऐसा नहीं कि एक बच्चा सुने एक बच्चा हल्ला मचाए, टीचर भी सुने बच्चे भी सुने, मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी जो उनके अनुभव होते हैं सभी एक दूसरे से बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज राइट आंसर। चलिए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं मिली एक 6 वर्षीय बालक है, अपने चीज़ें जैसे कि क्ले डे,
क्लेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि एक बच्ची है मिली, वह जो है 6 वर्षीय बालिका है, वह किसी के साथ अपना चीज़ साझा नहीं करती है। तो आप एक अध्यापक तौर पर अगर कोई ऐसी क्रियाकलाप कर रहे हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर वह क्रियाकलाप करते हैं, तो आप एक अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? तो जो आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है मिली को समझाएं कि वह अपनी वस्तु दूसरों से साझा करें, या फिर अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वह मिली के स्वत्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें, या फिर उसके अभिभावक को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर मिली के व्यवहार को समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। तो दोस्तों इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा डी इज़ राइट आंसर। ऐसा नहीं कि बच्चा जब आपके पास पढ़ना है तो अब उसे अभिभावक को बुलाकर आप थोड़ी कहेंगे कि नहीं आपका बच्चा इस तरीके से है। तो अगर यही समस्या हो आपके पास क्यों भेजते हैं? इस प्रकार से आपका कोई विकल्प होना ही चाहिए करना है। कह रहे हैं मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए, मिली का जो व्यवहार है उसको समाजीकरण बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह के कार्य का संचालन करेंगी। जैसे अभी कोई बच्चा है, कोई काम नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, या फिर परेशान कर रहा है, तो आप ऐसा काम दे दीजिए उसको जिससे उसे इस तरीके से काम दीजिए सबको देखना पड़ जाए। जैसे आप उसे लीडर बना दीजिए कि हाँ आप सभी बच्चों को तुम्हारा काम है कि सभी बच्चों को देखो, कोई हल्ला ना मचाना पाए। जो खुद हल्ला मचा रहे हैं अगर आप उसे इस तरीके से जिम्मेदारी दे देंगे तो फिर जाहिर सी बात है ना कि वह हल्ला अपना खुद तो हल्ला नहीं मचाएगा और दूसरों को भी शांत करने का काम करेगा। वही कह रहे हैं कि मिली के व्यवहार को सामाजिकरण बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह का कार्य संचालन, जो समूह है उसको ही हम कह देंगे तुम ही इस समूह का संचालन करो। जब वो खुद संचालन करेगी तो इसी प्रकार से समस्याएं नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? जो पहला ऑप्शन है कहानी, कविता तथा असल जीवन को वर्णों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं की ज़रूरत पूरी हो सके, या फिर अगला ऑप्शन है पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए, या फिर संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा या शब्दावली का प्रयोग किया जाए, या फिर अगला है ईवीएस या शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो। तो दोस्तों इसमें जो कि आपको राइट आंसर बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन हम समझ देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। पहला है AC सही है, एक AB सही है, एक BD सही है, या फिर ABC सही है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका A और C सही होगा, क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि कहानी, कविता तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं की जरूरतें पूरी हो सकें। तो दोस्तों ये भी आपका राइट आंसर सही है। जो C कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं संदर्भ की समझ बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा शब्दावली का प्रयोग करें। जाहिर सी बात है दोस्तों, भैया आप ऐसा भाषा प्रयोग ना करें जो समझ ही ना पाए, तो आप उसकी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? दोस्तों यह आपका इसमें नहीं पूछा है कौन सा उपागम नहीं है। भूमिका निभाना, सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण, शिक्षकों द्वारा निर्देशन, या फिर संवेदात्मक शिक्षण। तो दोस्तों DECB इसमें से कौन सा शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जरूर सही है, लेकिन ऑप्शन ए में दिया क्या है? D दिया है, शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन। आप बच्चों को कोई निर्देश नहीं दे सकते। अब रोल प्ले उनकी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, सर्वे, क्षेत्र भ्रमण करा सकते हैं, संवादात्मक शिक्षण करा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकते। नहीं आपको यही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, इस प्रकार से कोई आप बच्चों को निर्देश नहीं दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। कह रहे हैं कि शीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती हैं। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो शीना इस भ्रमण पर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि शीना जो है दृष्टिबाधित है, देख नहीं पा रही है, और वह ईवीएस कक्षा में बहुत रुचि लेती है, लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो आप
क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे। देखिए इसमें जो आपकी थिंकिंग की बात करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कौन सी व्यवस्था करेंगे, या फिर ले जाएंगे या इसे छोड़ देंगे, तुम देख नहीं पाओगे तो फिर तुम्हारा जाना क्या मतलब है, तो आप क्या करेंगे। तो फिर ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। कह रहे हैं कि उसके अभिभावकों से कहें उसे मना करें क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। तो अगला ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सलाह दें कि वे उससे जाने की अनुमति दे दें, या फिर सबसे अच्छे मित्र की को जिम्मेदारी सौंपी, या फिर उसकी सबसे अच्छे मित्र की जिम्मेदारी सौंपी कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। या फिर अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारी सौंपें। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया था, आप मना कर देंगे कि नहीं तुम नहीं जा पाएगी, ऐसा ऑप्शन कोई ऑप्शन आपको नहीं चॉइस करना है। लेकिन जो बी है उसके अभिभावक को सलाह दें कि उसे जाने की अनुमति दें। दोस्तों आप योजना आप बनाए हैं, तो अब अभिभावक जैसे क्लास में जो आप प्लान बनाते हैं वहाँ पे जाना है या फिर टूर पे जाना है, तो उसमें आप अभिभावक से अनुमति लेने की नहीं ज़रूरत होती है। इसलिए ऑप्शन बी भी आपका एक प्रकार से देखेंगे सही दिख रहा होगा। हाँ, उस अभिभावक की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन आप कहीं टूर पे जाने के लिए तैयारी करते हैं तो आप पहले अभिभावक के परमिशन लेंगे, हाँ हम बच्चों को टूर पे ले जा रहे हैं तो आप अनुमति देंगे तभी ले जाएंगे। कुछ लोग दे देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, तो मतलब आप नहीं ले जाएंगे। तो फिर इस प्रकार से यह विकल्प आपका गलत होगा। तो जो आपका सी है, कह रहे हैं कि सी उसकी सबसे अच्छे मित्र की जिम्मेदारी सौंपी कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये दोस्तों सही है, क्योंकि ये अगर कोई उसकी फ्रेंड है उसके साथ वह रहेगी तो वो दृष्टिबाधित है, तो उसकी एक मतलब उसके सहयोग, उसे चलने फिरने में हर चीज़ में वह उसका सहयोग करेगी। और दूसरा जो है, कह रहे हैं विद्यार्थियों को समूह बनाएं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप एक समूह में सबको बांट दें, कितने कुछ समूह में कुछ बच्चों को कर दें और सब में एक लीडर नियुक्त कर दें। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है इस ग्रुप को सभी बच्चों को ध्यान देना है कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, सबको एक साथ लेकर चलना है। तो दोस्तों इसमें आपका जो कि राइट आंसर होगा सी और डी। हम सब दृष्टिबाधित के लिए एक लीफ होती है, उसको भी आप ध्यान दीजिए। जो ब्रेल लीफ होती है दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही उपयोगी लीफ होती है। यह उभरी हुई होती है दोस्तों, कोई अच्छा रहता है वो उभरा हुआ होता है, जिससे जो दृष्टिबाधित होते हैं वह आसानी से पढ़ लेते हैं। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा, ब्रेल लीफ जब भी पूछे तो दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने में सहायक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। ऑप्शन है अवलोकन है, चर्चा करना है, साथ मिलकर काम करना है, या फिर प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साथ मिलकर करना सीखना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषण प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल का बेहतर नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचन कौशल, या फिर समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका प्रदर्शन कौशल। क्योंकि कह रहे हैं कि ईवीएस की कक्षा जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तो वह अपने कौन सा कौशल का बेहतर नहीं कर रहा है, तो वह आपका प्रदर्शन कौशल, क्योंकि वह प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है तो फिर वह प्रदर्शन जो उसका प्रैक्टिकल होता है उसका वह बेहतर नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आज हम सब दोस्तों आपके जो 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2023 को, उसको कवर किया। कल हम फिर आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।